चलो फिर, कल 11 क्लास हो गई थी, आज 12वीं। क्वेश्चन नंबर 126 पढ़ो जरा इसको ध्यान से। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या ये हो जाती है। यदि कुल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होता है? बताओ। दो संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। इन संख्या का अनुपात है कितना? 3:5। ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या है कि प्रत्येक में से कितना घटाया गया है? 13 घटाया गया, तो उनका नया अनुपात क्या बना है? 10:21। ऐसा कब हुआ है? जब दोनों में से 13 घटाया गया है। तो क्रॉस मेथड बताया गया था ना, इसका हम इधर क्रॉस कराएंगे, इसका यहां पे क्रॉस कराएंगे और अंतर लेंगे, इसका यहां पे क्रॉस कराएंगे और इसको यहां पे और क्या करेंगे? अंतर लेंगे। बताओ, करो करो भाई। बोलो। हम इनका क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? 63। और ये कितना आएगा? 50। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 13 का। अच्छा, अब देखो हमें इन क्या करना है, इधर भी 13 का मल्टीप्लाई करना है, इधर भी, है ना। दोनों में 13 का ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्यों ना इनका अंतर ले लें। कितने का अंतर है? 11 का। तो वही आएगा, क्योंकि हमें गुणा करने के बाद अंतर ही लेना है। तो हम अगर 13 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 13 का इसमें भी, तो अंतर वही आएगा जो इनके बीच में है। उसी में जो 13 का मल्टीप्लाई होगा वही अंतर आएगा। तो क्या आएगा? अंतर यहाँ पे है 11 का, तो हम ऐसा लिख लेते हैं इसको 11x30। या आप इसमें से गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? अंतर कितना आएगा? 130 और 270 का 3, 7 में से 3 गया 4, 143। और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? 143 ही आएगा। ठीक है। तो 13 से ये 13 कट जाएगा, तो एक बराबर क्या हुआ? एक बराबर हुआ 11। ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई हम इस पे कराएंगे तो एक संख्या क्या बनेगी? 33 बनेगी। इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक संख्या क्या बनेगी? 55। ये वो संख्या है। फिर बोला है कि यदि कुल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया अनुपात। अब इन्हीं में हमें क्या करना है? 15 जोड़ देना है, और हम इसमें भी 15 जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये कितना बनेगा? 0। और ये कितना? 70 बनेगा। और ये कितना बचेगा? 48। और ये कटेगा, 2 से कट जाएगा भी, 2 से कटेगा तो ये 24 आएगा, 2 से कटेगा तो ये 35। तो उन संख्याओं का अनुपात कितना है? 24:35। ठीक है। इसको एक्स मेथड से भी कर सकते हो। एक संख्या को मान लोगे 3x, ऐसे एक संख्या को मानोगे 3x, दूसरे को मानोगे 5x, और एक में से 13 घटाओगे और इसमें से भी 13 घटाओगे, तो इनका नया अनुपात यही बनेगा 10 और 21। और इससे भी तुम्हें x की वैल्यू 11 ही मिलेगी। तो चाहो तो इससे कर लो या फिर क्रॉस मेथड से कर लो। ठीक है। जब x की वैल्यू मिलेगी तो संख्या जाके यही बनेगी 33 और 55, फिर उसके बाद इनमें 15 जोड़ना रहेगा। ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ए बी और सी इन 3 मजदूरों की मजदूरी का अनुपात इतना है। ए का वेतन इस अनुपात में बढ़ाया जाता है, बी का वेतन इस अनुपात, ये 3:4 है। ठीक है। सी का वेतन इस अनुपात में, तो एबीसी की मजदूरी का नया अनुपात क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे सीजीएल लेवल के हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है। और अब हम जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सभी मेंस लेवल के ही रहेंगे ये। तो जरा देखो यहां पे 3 लोगों को बोला है ए बी और सी, है ना। इनके मजदूरी का अनुपात 10, 12 और 15 है, प्लस इनके वेतन का अनुपात दिया हुआ है 5 और 6। ठीक है। बढ़ता है तो जरा देखो, पहले हम ए वाले व्यक्ति को पकड़ेंगे। इसका वेतन क्या हुआ है कि इसका वेतन पहले जो था और अब क्या है? इसका वेतन पहले 5 था, अभी बढ़ा के कितना हो गया है? 5 से 6 कर दिया।
हाँ ए का है ये दोनों एक ही है। ए का वेतन 5:6 में बढ़ाया गया है, यानी पहले 5 था अब 6 कर दिया गया है। इसी तरीके से हम बी का भी देखेंगे। बी को क्या किया गया, 3:4 के अनुपात में बढ़ाया गया है। 3 का पहले जो वेतन था वो 3 था, अब कितना है, 4 है। इसी तरीके से जब हम सी का देखेंगे तो सी का वेतन पहले 3 था, अभी कितना कर दिया गया, 5। बताओ। और देखो इन तीनों की मजदूरी का अनुपात कितना है, इतना है। बताओ जरा, अब तो कर लोगे, मजदूरी का अनुपात भी तुम्हें बता दिया गया। नहीं कर पाओगे, देखो ए का बोला है, देखो ए बी सी लिखे हुए हैं, तो ये ए का मजदूरी का अनुपात है, ये बी का है, ये सी का है। और ये क्या है, तीनों की मजदूरी है पहले, जब वेतन नहीं बढ़ा था ये तब की मजदूरी है, और हमसे बोला है कि उनकी नई मजदूरी का अनुपात क्या है। तो जब उसे 5 रुपए वेतन मिलता था तो वो कितनी मजदूरी करता था, 10 की। और जब बी को 3 रुपए मिलते थे तब वो कितने की मजदूरी करता था, 12 की। जब सी को 3 मिलते थे तब वो मजदूरी करता था 15 की। तो 5 बराबर 10 है, यानी 1 बराबर कितना है, 2 है। तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 12। 3 बराबर 12 है तो 1 बराबर 4। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 16। 3 बराबर 15 है तो 1 बराबर 5। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 25। ठीक है, ये उनकी मजदूरी का पहले अनुपात था, ये उनका नया अनुपात है, 12, 16 और 25 ये रहा। बस इतना सा करना था, इसे ध्यान दे समझना था। उनका अलग अलग हमें वेतन दिया गया था तो हमने उनका अलग अलग वेतन लिखा। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर उनको 2 वेतन मिल रहा है तो 2 मजदूरी करेंगे ना, ये पहले की थी और नहीं पूछा था। तो 5 जब रुपए मिल रहे थे तब वो 10 मजदूरी करता था, जब 3 मिल रहे थे तब वो 12 में, 3 जब यहाँ पे मिल रहा था तब वो 15 में। तो इस हिसाब से इनका नया मजदूरी का अनुपात 12, 16 और 25 बना। ठीक है, ये और कट नहीं सकता है क्योंकि ये 25 है, सम संख्या होता तो अभी वो 2 से और कट जाता। अगला क्वेश्चन 128, बताओ। तीन भाई हैं ए बी सी। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से बस पढ़ा करो। इनके बैलेंस का अनुपात कितना है, 10 है, 12 है और 5 है। ठीक है, अब देखो क्या करता है कि बी अपने खाते से सी के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। बी क्या करता है कि बी जो है वो अपने खाते से सी के खाते में कितने ट्रांसफर करता है, 60,000 है। अच्छा, 60,000 रुपए ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो बैलेंस का नया अनुपात जो बनता है वो क्या बनता है, 10, 9 और 8। अच्छा, अब देखो जरा इन क्वेश्चन में होता क्या है कि जो जिसको दे रहा होता है इन्हीं का रेशियो बदलता है। भाई ए ने तो किसी को पैसे नहीं दिए ना, तो ए का रेशियो जो पहले था वही अभी भी रहेगा, केवल बी और सी में ट्रांजेक्शन हुआ है तो इन्हीं का रेशियो बदलेगा। तो जरा देखो, बी पहले 12 था, अब कितना हो गया है, कितना की कमी हुई, 3 की। ये पहले 5 था, अब कितना हो गया है, 8। कितना बढ़ा, 3। क्यों बढ़ा, क्योंकि इसने 60,000 रुपए इसको दिए हैं, तो इसके पास से कम होगा, इसके पास बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है, रेशियो के हिसाब से 3 रुपए, यानी 3 यूनिट बढ़ रहा है। जबकि वो दे कितने रहा है, 60,000 रुपए, यानी ये 3 के बराबर है 60,000 रुपए। तो कितना कटेगा, ये 20,000 आएगा, 1 बराबर 20,000। ठीक है, अब बोला है ए का बैंक बैलेंस कितना है, तो देखो 1 बराबर 20,000 है, ए का बैंक बैलेंस 10 है, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे 4 जीरो है, 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 लाख। बताओ, इनमें बस यही ध्यान देना है कि जो बदल रहा है सिर्फ वही बदलेगा रेशियो में, और कोई नहीं बदलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये तो दूसरा ही है, पढ़ो। अब ये क्वेश्चन और आएगा सेम उसके जैसा। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से हो जाएगा। नाथू और बुचकू, ये कैसा नाम है भाई, बुचकू। नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं।
एक नाथू है, एक बुचकू है, ठीक है। तो बुचकू से कहता है नाथू कि यदि तुम अपने संतरों में से 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बचे हैं उससे दुगने संतरे मेरे पास होंगे। मतलब नाथू ने क्या कहा बुचकू से, अगर तुम 10 रुपए हमको 10 संतरे हमको दे दो, अगर ये 10 संतरे इसको दे देता है तो क्या बोला है, तो यदि तुम 10 संतरे दे दोगे तो तुम्हारे पास जितने संतरे होंगे उसका दुगना मेरे पास होगा। हाँ, 70 50। अच्छा, अब हम इसको ऑप्शन से करेंगे। अगर हम ए नंबर ऑप्शन उठाते हैं तो देखना जरा, नाथू के पास 50 और इसके पास 20। अब क्या बोला है, नाथू ने ये बोला है कि तुम हमको कितने दे दो, किसने बोला, नाथू बुचकू से कहता है यदि तुम 10 संतरे मुझे दे दो, तो अगर 10 संतरे ये इसको दे देगा तो इसके पास 10 संतरे कम हो जाएंगे। तो कितने हुए इसके पास, 60, इसके पास, क्या ये इसका दुगना है, नहीं है ना। तो ये 50 और 20 ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 70 और 50। तो हम यहां 70 रखेंगे, यहां 50। इसको ये 10 संतरे दे देगा, इसके पास 10 कम हो जाएंगे, इसके पास हो गए 80, इसके पास हो गए 40, और ये कितना है, इसका डबल भी है, यानी ये ऑप्शन सही है। आगे पढ़ते हैं। बुचकू उत्तर देता है यदि तुम अपने संतरों में से 10 संतरे दे दो। अब बुचकू कहता है कि अगर तुम अपने संतरों में से 10 संतरे मुझे दे दो तो क्या होगा, तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो मेरे पास संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो अब देखो हमने 70 और 50 ऑप्शन उठाया ना, अगर अब इसने बोला कि अगर तुम 10 संतरे मुझे दे दो तो इसके पास 10 कम हो जाएंगे, तो इसके पास कितने बचेंगे, 60, तो इसके पास भी कितने, 60, दोनों के पास बराबर हो, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये 10 है, 20 नहीं है, 10 है वो, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ना कि ये। इसको ऑप्शन से ही करने में भलाई थी। आगे इसको पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो पूरा, क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो पूरा, तब समझ में आएगा, नहीं देखते रहोगे तो नहीं आएगा। चार सौ होगा, कौन बोला 400, बड़ा जल्दी बोल दी तुम। दो टोकरी में 640 संतरे हैं, यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए। देखो दो टोकरी हैं, ठीक है, तो बोला क्या है कि यहां पे ये बोला है कि 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, यानी टोटल जो संतरे हैं वो कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो इसमें कितने संतरे हैं, 5 है। इसका 1/5 अगर हम इसमें डाल दें, इसका 1/5 कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो क्या बोला है, अगर हम क्या करें, 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दें तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बताओ जरा कैसे करोगे, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। अच्छा, तो यहां कितना आएगा, दूसरी टोकरी में कितना संतरे आएंगे, 4 आएंगे। हाँ, अच्छा देखो जरा, ये हमारे पास जो है पहली टोकरी है, ये दूसरी है, इधर लिख देते हैं। इसका 1/5 जो है वो दूसरी टोकरी में डाल दिया गया, ठीक है। तो जब 1/5 दूसरी टोकरी में डाल दिया गया तो इस टोकरी में पहले कितने संतरे थे, 5, 1/5 इसका 1 होता है, तो हमने क्या किया, इसमें से 1 हटाया तो कितना बचा, अब इस टोकरी में 4 संतरे बचे। तो बोला है कि जब हम क्या करते हैं तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी अगर यहां पे 4 हो गया 1 हटाने के बाद, तो इधर भी कितना होगा, 4। और यहां पे 4 कब आया है, जब हमने 1 हटा के इसको दिया है, यानी पहले इसमें कितना रहा होगा, 3, ठीक है। आया इतना समझ में, नहीं आया। इसमें 5 संतरे थे, 5 का 1/5 होता है 1,
एक संतरा हमने इससे हटाया तो कितने बचे? 4। और जब हमने इससे एक हटा दिया तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो गई, 4 और 4। तो यहाँ पे तो पहले क्या था पता नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ है, दोनों में संख्या बराबर हो गई है। तो यहाँ पे 4 कब आया? जब हमने इससे एक हटा के इधर +1 किया है। तो यानी पहले इधर कितना रहा होगा? पहले 3 रहा होगा, तभी तो ये 4 हुआ। बस इतनी सी बात थी, हो गया। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी ये बतानी है। देखो टोटल संतरे हैं 640, कितने हैं? और टोटल संतरे कितने हैं? 5 इस वाले पे है, 3 इस वाले पे, टोटल कितने हैं? 8। 8 से भाग दोगे, 1 बराबर 80। पूछा क्या है? पहली टोकरी में 5 है, हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 400। ठीक है, बस इतना सा करना। बस घुमाने वाली बात सिर्फ इसने यहां पे बोला था दोनों टोकरी में संख्या बराबर हो जाती, तो यहां से एक हटाया हमने तो यहाँ 4 बचा है, और तब यहाँ पे दोनों तरफ 4 और 4 हो गए हैं, यानी इसमें पहले कितने रहे होंगे? 3 रहे होंगे, तभी तो यहाँ पे 4 हुए। बस इतनी सी बात इसमें समझनी थी। क्वेश्चन नंबर 31, एक परीक्षा में ए का स्कोर बी और सी के अंकों का 1/8 योग का था। पढ़ो, ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, आधे लोगों के ऊपर से जा रहे होंगे, है ना हर्षिता? ए का स्कोर बी और सी के अंकों के 1/8 योग का था। देखो ए का स्कोर जो था वो बी और सी का क्या था? 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है? अगर बी और सी 8 है तो ए कितना होगा? 1 होगा। आगे पढ़ो, प्रत्येक के स्कोर में 10 की वृद्धि की जाती है। तो सी, बी और ए के संशोधित स्कोर 11, 7 और 3 के अनुपात में थे, तब सी का स्कोर बी के स्कोर से कितना अधिक था? हमें ये बताना है, बताओ जरा। एक बटे आठ का मतलब 8 इसका 1/8 है ना, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी प्लस सी की वैल्यू 8 होगी, इसकी वैल्यू 1 है। बस इसका मतलब इतना था। ठीक है, एक समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक के स्कोर में हुआ क्या है? देखो इस हिसाब से ये लिखा हुआ है, ए बी और सी, बी और ए के हिसाब से 11, 7 और 3। जब उसके बाद क्या हुआ? प्रत्येक के स्कोर में जब 10 की वृद्धि की गई तो नया क्या बन गया है? ए बन गया है 3, बी और सी मिला के कितना बनेगा? 18 बनेगा, नहीं हाँ 18। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 10 की वृद्धि की गई है, इसमें भी 10 बढ़ाया गया है, और इस बी को भी 10 बढ़ाया गया और सी को भी 10 बढ़ाया गया, यानी इसमें कितने बढ़ाए गए? 20, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं, बी और सी। अब कुछ नहीं करना था, इनका क्रॉस करा दो और घटा दो, अंतर ले लो क्रॉस करा के। कराओ क्रॉस, कितना आएगा? 18 कम 18 और 8 3 का 24, 24 और 18 में अंतर 6 का। ठीक है, हाँ यहां पे कितना है? 180 और 120 बचेगा। ये 160 है, ये 180 है, कितना बचेगा? हाँ सिर्फ 60 होगा, अच्छा तो 120 बचेगा ना। हाँ अच्छा, 30 दूनी 60, तो 6 बराबर 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर 20। ठीक है, 1 बराबर हमें 20 मिल गया। अब हमें बताना है तब सी का स्कोर बी के स्कोर से कितना अधिक था, बताओ। 1 बराबर हमें 20 मिला, तो अगर हम इनके पहले के स्कोर की बात करें तो इनका पहले स्कोर कितना था, बताओ बताओ भाई। अगर हम इनके पहले स्कोर की बात करें तो बी और सी का पहले स्कोर कितना था? 8। अगर 8 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 था। ठीक है, बाद में इनका स्कोर कितना हुआ है? 11 और 7,
बाद का अनुपात यही है ना 11 और 7, यानी कि ये 18 हुआ है। ठीक है, तो अगर हम 18 में 20 का मल्टीप्लाई करें तो 360। तब बताओ अब क्या करेंगे हम, पहले का भी स्कोर बी और सी का मिल गया, बाद का भी स्कोर बी और सी का मिल गया, तो अब क्या करोगे बताओ, बताओ, बोलो, दिमाग लगाओ, खर्चा करो अपना भी दिमाग। क्या पूछे तुमको ये नहीं पता, सी का स्कोर बी के स्कोर से कितना अधिक है, बताओ। बताओ 40। अच्छा, बोलो भाई। अच्छा, देखो ये पहले का स्कोर इनका था 160, फिर इनके स्कोर में कितने की वृद्धि की गई थी, 20 की। तो 160 में से अगर 20 की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो गया, 180। और रेशियो के हिसाब से जो वृद्धि करने के बाद का जो इनका स्कोर था वो कितना था, 18, क्योंकि रेशियो के बाद 11, 7 और 3 बोला, तो बी और सी का कितना था, 18। तो अगर हम इसमें 18 का भाग दे दें तो इससे होगा क्या, एक की वैल्यू मिल जाएगी, एक की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें बताना है कि कितना अधिक था, अधिक का मतलब होता है कितने का अंतर है, तो 11 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का, तो यही अंतर रहेगा दोनों के स्कोर में, तो हम यहां 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, बताओ तो कितना आएगा, 40। तुम्हारा सही नहीं है, केवल आंसर सही है, हाँ जो बोली सही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बताओ, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस मेंस वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि वो एक स्टेप ज्यादा पूछता है तुमसे हमेशा। पहले का स्कोर 160 था, तो हमें ये दिमाग लगाना था कि रेशियो हमें किसका दिया है, रेशियो दिया था नए स्कोर का, तो हमें नया स्कोर पता करना था। पहला स्कोर 160 था, 20 की वृद्धि की गई है बी और सी में, तो नया स्कोर बनेगा 180, और रेशियो 11 और 7 का था, यानी 18 का था रेशियो के हिसाब से, तो हम इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, बताओ, इसको अब कल देखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बताओ, हाँ कितने बजे, 1 बजे छोड़ना है, अच्छा तो पढ़ो फिर। एक सिक्के का मूल्य उसके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो जरा, एक सिक्के का मूल्य यानी उसका प्राइस जो है उसके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, जो उसका व्यास है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि इक्वल हम उसको कह सकते हैं, बराबर। ठीक है, अब देखो आगे, जब मोटाई नियत रहती है और जब व्यास भी नियत रहता है, तब इसका मूल्य इसकी मोटाई के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यानी कि जब क्या रहे, जब इसकी मोटाई नियत होती है, ठीक है, और क्या होता है कि जब व्यास का, और जब व्यास भी नियत रहता है, तब इसका मूल्य इसकी मोटाई के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यानी जो इसका मूल्य है वो क्या हो जाता है, इसके मोटाई के भी अनुक्रमानुपाती हो जाता है। मोटाई को हम किससे बोलेंगे, थिकनेस से, यानी हम टी लिख सकते हैं, तो इसके भी अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यानी इन दोनों सिंबल्स का मतलब क्या होता है, बराबर ही। अगर P बराबर डी स्क्वायर और P बराबर टी है, तो हम इसको अलग ना लिख के यहीं पे ना लिख लें, कोई दिक्कत है भाई, P के बराबर डी स्क्वायर भी है, P के बराबर टी भी है, दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, बस खत्म हो गया, इतना ही करना था। ठीक है, आ देखो, सिक्के का मूल्य उसके व्यास के, व्यास को किससे लिखते हैं, डी से, व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब एक तरह से बराबर ही होता है, अनुक्रमानुपाती लगा दो या बराबर का चिन्ह लगा दो, सेम होता है। फिर आगे बोला कि अगर हम मोटाई को नियत रख लें, मोटाई को वही रख लें जो अभी भी है, ठीक है,
और व्यास भी वही रख लें जो अभी है, तो इसका मूल्य मोटाई के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। मोटाई यानी कि थिकनेस, यानी कि जो इसका प्राइस है वो इसके थिकनेस के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। और इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर, और इसका भी मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो P बराबर डी स्क्वायर, और इसने ये बोला है कि मोटाई और उसका व्यास नियत है, कोई बदलाव नहीं है। तो हम इस P बराबर T है, P बराबर डी स्क्वायर है, तो हम इनको दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं, क्योंकि P के बराबर ही दोनों है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। उसके बाद बोला है दो सिक्कों के व्यास का अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है, यानी देखो अब दो सिक्के हो जाएंगे, तो यानी हमारे पास तो फार्मूला एक है, तो हम इसको दो भागों में बांट लेंगे। एक सिक्का होगा जो 5:4 है, तो पहले सिक्के का जो व्यास है वो कितना है, 5 है, तो हम इसको ऐसा करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर, दूसरे वाले का जो है वो 4 स्क्वायर। ठीक है, यदि पहले सिक्के का मूल्य दूसरे सिक्के के मूल्य का 0.5 गुना यानी कि आधा है, तो प्राइस इधर है हमारा, तो बोला है कि पहले सिक्के का मूल्य जो है वो दूसरे का आधा है, तो पहले सिक्के का मूल्य अगर 1 है तो दूसरे का 2 होगा, क्योंकि पहले वाले का मूल्य दूसरे से आधा है, अगर ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, और जबकि दूसरे सिक्के की मोटाई इस वाले की, नीचे हमने दूसरे को रखा है, ऊपर हमने पहले वाले को रखा है, इसकी जो मोटाई वो 37.5 है, तो इसकी मोटाई क्या होगी, हमसे ये पूछा है। बस हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं P1 और दूसरे वाले सिक्के को हम मान लेते हैं P2, ऐसा इंटू, बस वही सेम चीज है, बस हमने इसकी जगह वैल्यू रख दी है, बस इसको काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करना है। हम यहां से पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर 10 बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं 25 इंटू एक्स इंटू 10, नीचे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 375। 2 से अगर काटोगे तो 5 बार, और इसको 2 से काटोगे तो 8 बार। ठीक है, इधर हमारा 1/2 ही रहेगा। बताओ अब किससे कटेगा, ये 25 से कटेगा, 25 से एक बार में 25, कितना बचा 12, और 25 पंचे 125, 15 बार ये कट जाएगा। 5 से ये कटा, 5 या 15। ठीक है, अब ये 2 जो है हम इसको ऐसे काट सकते हैं ना, क्योंकि 2 हमारा ऊपर जाता है तो नीचे वाली वैल्यू काट देगा, तो कितना आया 12, तो आंसर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। बस इस फार्मूले को समझना था और कोई बात नहीं थी, बाकी आसान था। सेम यही चीज अगले भी क्वेश्चन पे है। 275 ग्राम वजन के सोने की एक छड़ का मूल्य, 275 ग्राम की क्या है, एक वजन की सोने की छड़ है। इसमें देखो बोला क्या है, उसमें व्याप्त अशुद्धियां, अशुद्धियों के अंश के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी एक छड़ का मूल्य जो है, यानी जो प्राइस है वो क्या है, उसमें व्याप्त अशुद्धियों के अंश के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी उस क्षण में जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को हम किससे लिखते हैं, बताओ, यहीं पे कहीं लिखा होगा इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो हम उसको आई से लिख लेते हैं। तो ये जो आई है ना, ये क्या है, अशुद्धियों के अंश के वर्गमूल के, इनके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। वर्गमूल हम कैसे लिखते हैं बताओ, ऐसे के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा। जो अनुक्रमानुपाती होता है उसका मतलब होता है बराबर, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो हमारा आई आएगा वो नीचे आएगा, पी के उल्टा रहेगा, नीचे रहेगा। अगर आई ऊपर है तो पी नीचे रहेगा, ये मतलब होता है। तो बताओ जरा, लिख लोगे इसको आराम से, लिखो फिर फार्मूला इसका लिख लो। कितने लोग अपने से लिख पाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, देखे तो। बस तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो सही से, इसीलिए नहीं आता है समझ में। कुछ लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा होगा पढ़ने में, है ना, क्यों?
बोरिंग तो लगेगा ही। फार्मूला बना लिया कि नहीं बता। हाँ हाँ 1 है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही तो होता है। जैसे बोल दे कि ए व्युत्क्रमानुपाती है बी के, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, ए व्युत्क्रमानुपाती है बी के, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे है तो एक ऊपर है, ये होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर में, ऐसा। ये अनुक्रमानुपाती का मतलब है, ये मतलब है व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर और इसका मतलब होता है अपोजिट। तो इसने बोला क्या है कि ये जो क्षण है ना, ये क्या है कि इसका मूल्य जो है इसके वर्गमूल के, अशुद्धियों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ये चीज इसने बोला था। ये मूल्य हो गया, ये उसकी अशुद्धियां हो गई, जो कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे है, उल्टा है, और वर्गमूल ये हो गया, बस। उसके बाद आगे हमें पढ़ना, यदि 32.4 ग्राम अशुद्धि वाली क्षण का मूल्य इतना है, यानी इसका मूल्य इतना है जो 32, तो इसका प्राइस हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो 1,35,600 रुपए की कीमत वाली छड़ में कितने ग्राम अशुद्धि होंगी, यानी यहाँ पे 2 छड़ हो गई, 2 प्राइस हो गए। तो इस फार्मूले को भी हम 2 भागों में बनाएंगे। तो जरा देखो, हम पहले इस फार्मूले को 2 भागों में बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको मान ले कि ये P1 है, तो जो P1 वाली छड़ में अशुद्धियां होगी वो कहां जाएंगी? नीचे जाएंगी। अगर हम P2 वाली छड़ यहां पे लिख लें, तो P2 वाली की जो अशुद्धियां होंगी वो कहां जाएंगी? ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। P1 वाली छड़ का प्राइस हम ऊपर रखेंगे तो उसकी अशुद्धियां नीचे रखनी पड़ेंगी, और अगर P2 का प्राइस हमने नीचे रखा है तो अशुद्धियां ऊपर जाएंगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये फार्मूला बनेगा जाके 2 क्षण के लिए। पहली क्षण का मूल्य जो है वो कितना है? 90,400 है, और इसमें अशुद्धियां कितनी है? 32.4 ग्राम। कितनी? 32.4। ये P1 वाले का मूल्य है, तो P1 का नीचे आएगा। अब देखो जरा, P2 वाली छड़ कितनी है, कितने की है? 1,35,600 की। तो इसमें अशुद्धियां कितनी होगी? और ये वर्गमूल लगा हुआ है यहां पे। अच्छा, अब बताओ, अब तो इसको सॉल्व करोगे, अब सॉल्व कर लो इसको। अब बताओ भाई, अब तो सॉल्व हो जाएगा। मन की आंखों से देखो इसको, देखो, मन की आंखों से अगर देखोगे तो ये कितने का 2 गुना होता है? इसका 2 गुना 904। बताओ, सही है? अगर हम 452 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 904। अगर हम 452 का 3 गुना कर दें तो वो होगा 1356, ठीक है। यानी 452 से जो है, 452 से ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, ठीक है। और ये जीरो तो वैसे भी कट ही जाएंगे ना, इसको हटाई तो। अब तो कर लो, अब तो कर लो। अभी भी नहीं होगा? हो जाएगा राहुल, हो जाएगा, करो। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया है, ऐसा, ठीक है। तुम्हें पता है अगर हम इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर रूट हटा दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 2 का वर्ग 4, ये 3 का वर्ग 9। और होगा क्या कि ये जो यहाँ पे रूट लगा हुआ है ये हट जाएगा, ठीक है। अब तो इसको काट सकते हो ना 9 से। 9 3 का 27, बचा कितना? बताओ। 2, 54 हो गया, 9 6 के 54।
ठीक है, 3.4, ठीक है। अब इसको जब x के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, यानी 3.6 के साथ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर 6 चौके 24 का 4, 4 तिया 12 और 2, एक अंक बाद दशमलव, यानी x की वैल्यू ये आ गई। ये आंसर तो है नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि 275 ग्राम वजन वाले सोने में कितनी अशुद्धियां हैं। तो ये अशुद्धि निकल के आई है, आई की वैल्यू ही तो निकल के आई है ये, बताओ। क्योंकि एक आई की वैल्यू हमें पता थी, दूसरे की नहीं पता थी, तो ये आई की वैल्यू निकल के आई है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे 275 में से कितना, बताओ, 14.4। तो ये कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, कोई 6 पॉइंट वाला है, 2 है, 2 है, तो 6 पॉइंट और ये 0, तो ये हो जाएगा। आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, 6.0, ठीक है। आगे लिख ही देते हैं, इतना ये आंसर आएगा, क्योंकि ये छड़ थी, इतनी इसमें अशुद्धियां थी, बस। हाँ, बहुत लंबा, और क्या, इससे छोटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। राहुल से, राहुल बताएगा। अच्छा, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि तुम्हें प्राइस पता है दोनों का और एक की अशुद्धि पता है। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो इन 3 का इस्तेमाल तुमको करना ही पड़ेगा, और हम बस उन्हीं 3 का इस्तेमाल करते, तो उससे छोटा क्या ही बनेगा, बताओ। इसको करो, ये मेंस वाले क्वेश्चन है, अब 150 नंबर तक मेंस वाले ही चलेंगे, तो दिमाग खराब रहेगा, ठीक है। हाँ, ये तो रेशियो तो तुम लोग पढ़ चुके हो ना एक बार। यशबी सर एक बार पढ़ा चुके हैं ना रेशियो, ये नहीं पढ़े हो। अभी रुको, अभी तो परसेंटेज, आज 135 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5, कल शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों तो अभी परसेंटेज शुरू होगा, फिर उसको उसमें भी 150 ही क्वेश्चन है। हाँ, इन क्वेश्चन का सीट दे देंगे, 150 क्वेश्चन का बन गई है, भेज देंगे उसको, खत्म होते होते मिल जाएगा, है ना। तो इनको देखो, ये जो चैप्टर पढ़ाया गया ना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट है रेशियो के, तो ये क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस वाले नहीं है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इनमें तुमको कॉन्सेप्ट है सारे, तो इनको बस प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेके लगा लेना, सब क्वेश्चन फेंक दो उसको तुम नीचे। हाँ, वैसे भी वो तुम धीरे मारी, तेज मार देती तो गिर जाती, नहीं ट्राई, हमारे कहने पे ट्राई मत करो। अब देखो जरा, a+b सब इतना दिया हुआ है, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कितना बनेगा, बताओ। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो a+b+c बराबर, बताओ कितना होगा, 18 होगा। कहां से, हमने इनको जोड़ा, तो इनको जब जोड़ेंगे तो इसमें भी 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, यानी सबके साथ 2 रहेगा, तो हम 2 जब हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a+b+c। बाहर इनको जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना होता है, 13, 13 और 5 18, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहां से a+b+c की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम इसको 18x मान ले तो 9, ये हमें मिल गई। अच्छा, लेकिन हमें a+b+c की वैल्यू यहाँ पे दिया है 27, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 27, तो x बराबर 3, ठीक है। x बराबर हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो बताओ जरा, तो अब क्या बन गया, हमने जब इन सबको जोड़ा था ऊपर, तो इनकी वैल्यू क्या मिली थी,
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9x मिली थी ना, और x की वैल्यू हमको 3 मिली इसी क्वेश्चन से, तो 9 तरीका कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27। ठीक है, अब हमें बताना है कि 1/a अनुपात 1/b, हमें ये बताना है 1/a 1/b और 1/c। तो अब हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम क्या करेंगे, a प्लस बी को घटाएंगे। अगर हम देखो जरा, a प्लस बी प्लस सी में से हम a प्लस बी को घटाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b, तो a और b कट जाएंगे तो बचेगा क्या, c बचेगा। ठीक है, तो बताओ जरा, अगर हमें a बचाना है तो हम क्या करेंगे भाई, हमें a की वैल्यू यहां पे चाहिए, माइनस, तो क्या बचेगा, तो वैल्यू क्या आएगी उसकी, क्या आएगा, 18 आएगा। अच्छा, अच्छा ये बता दो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, इस a प्लस बी की वैल्यू इस 7 के बराबर है, और हमने इनको क्या माना था, 7x 6x 5x, तभी 18x आया था, सबके साथ हमने x माना था। तो अगर हम 7 के साथ इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 21। ठीक है, अगर अब हम b प्लस सी की बात करें तो b प्लस सी की वैल्यू क्या है, 6 है, और 6 के साथ हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसी तरीके से जब हम c प्लस ए करेंगे तो 5 और 5 गुणे 3 15। ठीक है, अब जब a प्लस बी इसमें से घटा दोगे तो क्या बचेगा, c बचेगा। यानी कि अगर हम 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। वो किसकी वैल्यू होगी, वो c की वैल्यू होगी। तो अब कर लो इतना आगे, अब तो कर लो, अभी भी नहीं करोगे, हाँ अरे यार, देखो जरा, 21 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 बचेगा, a प्लस बी को घटाएंगे तो a भी हट जाएगा, सिर्फ c बचेगा, यानी c की वैल्यू 6 आएगी। तो हम c की जगह क्या लिखेंगे, 6। जब हम b प्लस सी को घटाएंगे तो b और c हट जाएंगे, a बचेगा, और जब 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, जो कि किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। ठीक है, अब बताओ जरा, 27 में से ये घटा देंगे तो 12 बचेगा, 12 बचेगा ना। ठीक है, अब एलसीएम इनका क्या आएगा, एलसीएम 12 ही आएगा, 9 में आता है क्या 12, तब बताओ। एलसीएम एलसीएम होता है कॉमन नंबर, 36 होगा, इतना देर लगता है, बड़े वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई ढूंढा जाता है। 9 चौके 12 तिया 36, और 6 और 6 36, ऑप्शन बी। बताओ, अभी हम लोग जब चैप्टर शुरू किए थे तब ऐसा ही क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन इतना उसमें दिमाग नहीं लगाना था, है ना। वो क्वेश्चन थे प्रिय वाले, ये क्वेश्चन है मेंस वाले, आखिरी क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो अभी एक बोले थे कि दूसरा टाइप का एक और है, ये वही क्वेश्चन है। एक धनराशि ए बी सी के बीच बांटी गई, ए अपने हिस्से से बी को इतने रुपए देता है, ये वही वाला क्वेश्चन है। जो अभी याद आया कि नहीं, नहीं आया, कविता ऐसे करके याद कर रही, क्या कर रही हो ऐसे करके तुम, दिमाग की बटन है क्या यहाँ पे, ऐसे करके तुम बैठी हो। नहीं, बताओ, एक धनराशि ए बी सी के बीच ए बी और सी 9 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 5 रुपए सी को देता है, ए क्या करता है, ए अपने हिस्से से 5 रुपए सी को देता है। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि ए और सी के रेशियो में ही बदलाव आएगा, क्योंकि इन्होंने दिया है पैसा।
तो जब ये पैसा देता है तो उनका नया अनुपात जो बन जाता है वो बन जाता है 4, 3 और 6। ठीक है, तो देखो यहां पे हुआ क्या है कि ए ने सी को पैसे दिए हैं 500, तो इनका रेशियो बदलना चाहिए। बी बोलेगा भाई तुम हमको काहे बदल दिए बीच में, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, हमने पैसा ही नहीं दिए। तो बस हमें यही करना होता है कि अगर बी यहाँ पे 6 था तो हमको इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो हम इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ अर्षिता, क्या करेंगे 6 बनाने के लिए? किसका? 3 का। तो 9 हो जाएगा ये। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन पूरे में करेंगे, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 12। ठीक है, ये कितना बनेगा? 6। अब देखो बी हमारा सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए में कितना का बदलाव आया है, 1 की कमी आई है। यहां कितने का बदलाव आया है? 1 ज्यादा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इसको पैसे दिए हैं, और 1 यूनिट का बदलाव है, जबकि इन्होंने 500 दिए हैं, तो 1 बराबर 500। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, यहां पे बी और सी 11 और 6 17, तो 17 बजे 85 आंसर। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग कल देखते हैं।